उत्तर बिहार के 16 से ज्यादा जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाई है, लेकिन अब नदियों का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन घटते पानी के साथ मुसीबतें बढ़ने की आशंका है। बाढ़ के कारण होने वाली बीमारियां खतरनाक रूप ले सकती हैं। न्यूज 18 अपने खास कार्यक्रम बाढ़ में आपके साथ के तहत आज आपको बाढ़ के बाद होने वाली बीमारियों, उससे बचाव के तरीकों के बारे में बताएगा। तो उत्तर बिहार में नदियों का जलस्तर कम होने के साथ नई मुसीबत सामने खड़ी है। बाढ़ के बाद होने वाली बीमारियां लोगों को अपनी चपेट में ले सकती हैं और उन्हें कई गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ सकता है। खासकर हैजा और दस्त के अलावा डेंगू और मलेरिया से मुसीबतें बढ़ सकती हैं। सिविल सर्जनों को कहा गया है कि बाढ़ का पानी कम होने के बाद डायरिया, चिकनगुनिया, डेंगू और टाइफाइड जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में बीमारियां विकराल रूप न लें, इसके लिए जरूरी दवाओं की समुचित व्यवस्था की जाए। साथ ही जिन इलाकों में पानी कम होने लगा है, वहां चूना और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाए। आइए आपको बताते हैं कि बाढ़ के बाद कौन कौन सी बीमारियों के फैलने का खतरा होता है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में सफाई और स्वच्छता के अभाव में हैजा, दस्त फैलने और विभिन्न संक्रामक रोगों के फैलने की संभावना ज्यादा होती है। इसके अलावा बाढ़ से उभरे क्षेत्रों में गैस्ट्रोएंटेरोटाइटिस, मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया, नेत्र और चर्म रोग जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। ये वो बीमारियां होती हैं जिनका अगर ढंग से इलाज नहीं हुआ तो जानलेवा भी हो सकती हैं। बाढ़ के दौरान लोगों को तटबंध या काम चलाऊ शरण स्थलों पर शरण लेना पड़ता है, जिनमें लोगों को मवेशियों के साथ रहना पड़ता है। स्वास्थ्य और सफाई संबंधी समुचित सुविधाओं के अभाव में बाढ़ पीड़ितों को अमानवीय दशा में रहना पड़ता है। ऐसे में लोगों को कई बीमारियों से जूझना पड़ सकता है। बाढ़ के दौरान तो जो दूषित पानी से जो बीमारियों का अंबार होता है, उसमें कॉलरा है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, टाइफाइड है, इन सारी चीज़ों पर विशेष तवज्जो देने की ज़रूरत है। और बाढ़ में चूँकि आशियाना भी उजड़ जाता है, बाहर लोग आने लगते हैं, तो उसमें मच्छर काटने की वजह से वायरल फीवर वगैरह जो डेंगू है, मलेरिया है, कालाजार, ये सब चीज़ों का भी प्रकोप हो सकता है। बाढ़ के दौरान हैजा के होने का सबसे ज्यादा खतरा बना रहता है। बैक्टीरिया की वजह से फैलने वाली ये बीमारी सबसे ज्यादा घातक होती है। इसके कारण उल्टी, दस्त और डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी हो जाती है। कई गंभीर मामलों में तो लोगों की मौत तक हो जाती है। दरअसल हैजा एक खास तरह के बैक्टीरिया के कारण फैलता है। इससे प्रभावित लोगों के मल में बड़ी संख्या में इस बीमारी के जीवाणु पाए जाते हैं।
और मल के जरिए ये बाढ़ के पानी में मिल जाने के बाद बड़े पैमाने पर संक्रमण फैला सकते हैं और बहुत तेजी से लोग हैजा का शिकार हो सकते हैं। बाढ़ शिविरों में पहले ही साफ सफाई की कमी होती है, इस कारण तेजी से फैलने वाली यह बीमारी जल्दी ही महामारी का रूप ले लेती है। नेचुरली जब डेंगू होगा, चाहे कोई भी वायरल फीवर होगा, तो उसका लक्षण तो ये है सर्दी, खांसी, बुखार। टाइफाइड अगर है तो बुखार ज़्यादा होगा। पेट का अगर गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, टाइफाइड में भी लूज मोशन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस है तो उसमें उल्टी होगा, पेट में दर्द होगा, लूज मोशन होगा, फीवर होगा। तो जो अहम चीज़ है वो है बुखार और पेट में दर्द और सारी चीज़ जो पानी के द्वारा, प्रदूषित पानी के द्वारा और बाहर में रहने की वजह से, मच्छर काटने की वजह से जो बीमारियां होती हैं वो सब इसके श्रेणी में आती हैं। बाढ़ के दौरान हैजा के अलावा कई तरह की बीमारियां और भी होती हैं। इनमें मियादी बुखार और हेपेटाइटिस ए जैसी बीमारियां भी शामिल हैं। बाढ़ के प्रदूषित जल में मच्छर पनपते हैं और उन मच्छरों से मलेरिया, डेंगू के अलावा पीत ज्वर और वेस्ट नाइल फीवर जैसी अन्य बीमारियां भी होती हैं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये बीमारियां घातक हो सकती हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी सावधानी बरतें तो इस तरह की बीमारियों से आसानी से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बाढ़ के दौरान और बाढ़ के बाद कई तरह की बीमारियां लोगों को परेशान करती हैं, लेकिन अगर लोग थोड़ी सी सावधानी बरतें तो खुद और अपने आसपास के लोगों को बीमारियों से बचा सकते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक अगर बाढ़ के दौरान और उसके बाद कुछ दिनों तक पानी को उबालकर पिएं और सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल करें तो इन बीमारियों से बचा जा सकता है। आपको अब बता रहे हैं और क्या सावधानियां बरतकर आप इन तमाम बीमारियों से बच सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी बचा सकते हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोग शुद्ध पेयजल के अभाव में भी बीमार पड़ते हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पीने के पानी का मुख्य स्रोत चापाकल ही होता है, लेकिन बाढ़ की स्थिति में ज्यादातर चापाकल पानी में डूब जाते हैं या फिर गाद जमने की वजह से उनका पानी पीने लायक नहीं रहता। बाढ़ के दौरान गंदले पानी में बैक्टीरिया पैदा होते हैं, जिस कारण लोगों को कई प्रकार की त्वचा के रोग हो जाते हैं। इसलिए इस समय स्वच्छ और उबला हुआ पानी पीकर बीमार होने से बचा जा सकता है। साथ ही शरीर में आवश्यक खनिज आपूर्ति के लिए नारियल पानी या स्वच्छ पानी का उपयोग किया जा सकता है। जीवाणु संक्रमण से बचने के लिए पानी में क्लोरीन मिलाकर पीना जरूरी है। बचने के उपाय है कि अगर आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हैं तो पानी को कम से कम उबाल लें। इतनी सुविधा होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा कोई गैजेट नहीं है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा महंगे गैजेट की ज़रूरत है। उसको मतलब पानी को सिर्फ आंच पर उबाल लें और जब वो उबल जाए पानी तो बहुत हद तक उसमें से बैक्टीरिया और वायरस अपने आप मर जाता है। तो उबला हुआ पानी पिएं और बाहर अगर हो सके तो मच्छरदानी का सेवन करें। अगर घर के अंदर नहीं रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, तो मच्छरों की वजह से मच्छरदानी का सेवन करें या मॉस्किटो रिपेलेंट तो खैर वो वहाँ मिलने की संभावना कम है, तो मच्छरों से बचें, पानी को उबालें। हम समझते हैं कि मूल मंत्र यही है बहुत हद तक। साथ ही बाढ़ के पानी के साथ सीधे संपर्क में न आने की पूरी कोशिश करें और कभी भी बाढ़ के पानी का इस्तेमाल न करें। शुद्ध पेयजल ही इस्तेमाल करें। अगर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का पानी पी रहे हैं तो उसमें हैलोजन का टैबलेट डालने के बाद ही इस्तेमाल करें। बाढ़ कम होते ही गंदे पानी को पूरी तरह साफ कर दें।
नियमित रूप से अपने हाथों को धोएं, खासकर खाने से पहले और शौच के बाद। इसके अलावा कटे फल किसी हाल में न खाएं। हर हाल में उबला हुआ पानी ही पिएं। बासी खाने से पूरी तरह परहेज करें। बाहर खुले में खाना ना खाएं। बाहर मिलने वाले चाट मसाले का प्रयोग ना करें। बच्चों को साफ सफाई के साथ रखें। हल्का भोजन करें और शुद्ध पानी ही पिएं। घर के आसपास जमे पानी और गंदगी से बड़ी महामारी की आशंका होती है, इसलिए घर से जब तक पूरी तरह बाढ़ का पानी न निकल जाए वहां न रहें। नमी वाले स्थानों से अपने को बचाएं। कूड़ा और स्लम की चीजों को तत्काल हटाएं या उन्हें जला दें। अगर बीमारी के चपेट में आ गए तब तो आपको दवाइयाँ लेनी होंगी। दवाइयाँ का मतलब है कि उसमें पैरासीटामोल है ताकि बुखार कम हो जाए। अगर टाइफाइड है तो एंटीबायोटिक लेना होगा। अगर वायरल फीवर है तो 3-4 दिन तो खुद ब खुद होने के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। अगर डेंगू चिकनगुनिया है तो उसमें तो प्लेटलेट का जांच वगैरह कोई एक अच्छे चिकित्सक से सलाह लेकर के काम करना होगा। तो इस सारी चीज़ों का स्पेक्ट्रम है, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आपका इंडेक्स ऑफ सस्पिशन क्योंकि अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही बरती तो बड़ी मुसीबत गले पड़ सकती है। और आपके साथ आपके अपनों और आसपास रहने वाले दूसरे लोगों की जान भी आफत में आ सकती है। इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में बाढ़ की समस्या आम है। हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं और इसे देखते हुए न्यूज़ 18 ने आपदा में अच्छी पहल करते हुए बाढ़ में आपके साथ नाम का एक खास कैंपेन शुरू किया है और इस कैंपेन में हर दिन लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। रेड एफएम ने भी न्यूज़ 18 के साथ मिलकर बाढ़ पीड़ितों तक मदद पहुंचाने की इस मुहिम में अपना हाथ बढ़ाया है। नमस्कार, मैं हूँ आरजी तृप्ति, रेड एफएम मुजफ्फरपुर से। हमारा बिहार इस बार भी बाढ़ से जूझ रहा है। न जाने कितने ही लोग सड़कों पर सो रहे हैं, खाने को अनाज नहीं है उनके पास। ऐसे लोगों की मदद के लिए बिहार झारखंड के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल न्यूज़ 18 एक मुहिम लेकर आए हैं। बाढ़ में आपके साथ। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि बिहार में बाढ़ पीड़ितों की मदद की जा सके। रेड एफएम साथ है न्यूज़ 18 की इस मुहिम में, बाढ़ में आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आरजे उमंग रेड एफएम से। और बिहार एक बार फिर से बाढ़ से जूझ रहा है, लड़ रहा है और लोगों को आपसे उम्मीद है। और ऐसे में बिहार झारखंड के सबसे भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क न्यूज़ 18 ने एक मुहिम शुरू की है, बाढ़ में आपके साथ, और एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस नंबर पर कॉल करने से आप तक हर समुचित सहायता जितनी जल्दी हो सके पहुंचाई जाएगी। इस मुहिम में रेड एफएम भी न्यूज़ 18 के साथ है और अब बस आपके साथ की आवश्यकता है। धन्यवाद। तो बिहार में हर साल बाढ़ से तबाही होती है, लेकिन संभव है कि कुछ सालों में बाढ़ बिहार के कुछ इलाकों को भी बर्बाद नहीं कर पाएगा। बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए नदी जोड़ो योजना पर सरकार ने काम शुरू किया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत उत्तर और दक्षिण बिहार की 2-2 नदियों को चुना गया है। बिहार में हर साल बाढ़ तबाही मचाती है। हर साल लाखों लोगों पर जल का प्रहार होता है। हजारों करोड़ की संपत्ति बाढ़ बहा ले जाती है। हजारों एकड़ में लगी फसल की मेहनत पानी में मिल जाती है। खासकर उत्तर बिहार के कई जिले तो महीनों सैलाब का सितम झेलते हैं। लेकिन अब बिहार सरकार ने अपने बूते बड़ी पहल शुरू कर दी है। बिहार सरकार ने नदियों को जोड़ने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत उत्तर और दक्षिण बिहार की 2-2 नदियों को चुना गया है। साउथ बिहार में और एक नॉर्थ बिहार में
हम लोग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में समझिए इस काम को टेकअप कर रहे हैं। तो सकरी नाटा एक है, उस पर भी है, या कोई अन्य रिवर, अभी तो एक प्रिलिमिनरी स्टेज है, अगर कोई आता है तो उस पर हम लोग उसको इंटरलिंक करके जो बाढ़ के प्रकोप को कम किया जा सके और उसको सिंचाई में यूज किया जा सके उस पानी को। और एक नॉर्थ बिहार में जैसे बागमती या बूढ़ी गंडक, उस एरिया में हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट के जो टेक्निकल लोग हैं उस काम में लग गए हैं ऑलरेडी। इधर बिहार के शोक कही जाने वाली कोसी भी हर साल तबाही मचाती है, जिससे निजात के लिए कोसी मेंची परियोजना बिहार की महत्वाकांक्षी योजना है। कोसी मेंची परियोजना से 4 जिले अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में बाढ़ के प्रभाव को कम किया जा सकेगा। साथ ही सिंचाई की सुविधा भी खेतों तक पहुंचाई जा सकेगी। कोसी मेंची योजना को राष्ट्रीय योजना का दर्जा दिलाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। हम लोग केंद्र से आग्रह किए हुए हैं कोसी मेची लिंक को राष्ट्रीय योजना में जोड़ने के लिए। जैसे उन्होंने केन बेतवा को जोड़ा मध्य प्रदेश का, वैसे बिहार के कोसी मेची लिंक को वो जोड़े। करीब 5,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो उसको अगर नेशनल प्रोजेक्ट में ले लेंगे तो एक बड़ा सहयोग हो जाए। अगर बिहार की नदियां आपस में जुड़ गई तो इसमें कोई संदेह नहीं कि बिहार की एक बड़ी आबादी हर साल बाढ़ की विभीषिका झेलने से बच जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाने की हमारी इस खास मुहिम में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। लेकिन 14 सितंबर को हिंदी दिवस है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम हिंदी के प्रति अपने दायित्वों को निभाएं, अपनी मातृभाषा के सम्मान को बढ़ावा देने के लिए सदैव तैयार हैं। और इसी सोच से प्रेरित होकर न्यूज़ 18 आप सभी के लिए लाया है एक दिलचस्प कॉन्टेस्ट, जिसका नाम है हिंदी के सम्राट। और इस कॉन्टेस्ट में भाग लेना बेहद आसान है। 8